तो फिर इसमें जो जो सेम सेम एंड डिफरेंट वाली जो बात है वो तो है, पर साथ में फिर आती है बात, एक तरफ आर्थिक ताकत है और एक तरफ राजनीतिक ताकत की आपने बात की। और फिर आपने इसको कहा कि ये एक एग्जिस्टेंशियल डेंजर की तरफ लेके जाता है भारत को। और आपने उसमें ये भी कहा मंथन, जो कि मेरे जिसको कारण मेरे कान खड़े हो गए सुन के, कि ऐसा जिन देशों में पहले हुआ है वो देश अब नहीं है। तो ये जाहिर तौर पे खासी बड़ी चेतावनी की तरह भी है, और जहां जिसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत भी है, और सोचना समझना और रास्ता निकालने की कोशिश भी उस तरह से होनी चाहिए। तो ये जो अ, राजनीतिक ताकत और आर्थिक ताकत के बीच का जो फर्क है उत्तर और दक्षिण में, इसके बारे में आप बताएं। तो मैं पहले आपको बताऊं कि मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं। उस शब्द का बहुत दुरुपयोग हुआ है पिछले 10-15 साल में। लेकिन मैं भारतवादी जरूर हूं, कि मैं चाहता हूं कि देश की अखंडता और एकता बनी रहे। और मेरे ख्याल से भारत जो है ये एक बहुत ही सुंदर एक एक्सपेरिमेंट है, जहां विभिन्न लोग विभिन्न चीज खाते हुए, विभिन्न कपड़े पहनते हुए, विभिन्न धर्म देखते हुए, विभिन्न भाषाएं बोलते हुए एक साथ एकजुट होकर, शायद सादा सामाजिक तालमेल के साथ नहीं, लेकिन बेशक एक देश में एक साथ अब तक आराम से रहते आ रहे हैं। और मुझे डर है, बहुत डर है, कि अब जो ये डिवाइड आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है उत्तर और दक्षिण में, ये अंतर के वजह से ये जो बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। मतलब देश को इससे जान का खतरा है। इसके दो भाग हैं। एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो दक्षिण अब उत्तर से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। हम 10%, 20%, 30% की बात नहीं कर रहे। आप आमदनी देखिए, आप विकास देखिए, आप उद्योग देखिए, आप एक्सपोर्ट्स देखिए, आप अच्छे नौकरियां कहाँ आ रहे हैं वो देखिए, आप एप्पल और सैमसंग कहाँ आ रहे हैं वो देखिए, आप मानव मानव विकास के आंकड़े देखिए। मैंने ऐसे बताया था उस टॉक में, आपको भी बताता हूँ। जी। भारत और चीन में फर्क एक ही है, एक ही जगह भारत चीन से आगे बढ़ चुका है, वो है जनसंख्या। बाकी आप कोई भी मुद्दा उठाओ, चीन भारत से आगा है। यही परिस्थिति हो गई है उत्तर और दक्षिण भारत की। जनसंख्या में उत्तर भारत दक्षिण भारत से काफी आगे है। अब ये भी मतलब समस्या में एक मसाला है, बहुत महत्वपूर्ण मसाला है। क्यों? क्योंकि हम एक गणतंत्र है, और गणतंत्र में एक जन को एक वोट मिलता है। तो साफ जाहिर है कि जहां ज्यादा जनसंख्या है वहां ज्यादा वोट है। तो अब अगर आप देखें तो उत्तर भारत में जो जनसंख्या है उस हिसाब से उनके वोट भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा में उनकी सीटें भी ज्यादा होना चाहिए दक्षिण के मुकाबले। अब तक ये परिस्थिति नहीं है। अब तक 1971 से 1971 से हमारी जो राजनीतिक समझौता हुआ है उत्तर और दक्षिण के बीच, और ये बड़े संभाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने किया है। वाजपेयी की आखिर थे, तो कोई पार्टी का बात नहीं है। इस पे कांग्रेस ने भी किया था, जनता दल ने भी किया था, बीजेपी ने भी किया था। उन्होंने कहा कि इसको हम जरा टालते हैं। हमें मालूम है कि जनसंख्या उत्तर भारत में ज्यादा है और दक्षिण में कम, लेकिन 1971 में जो लोकसभा के सीट की जो प्रांतिक डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको हमने वैसे ही रखा है। हालांकि जो जनसंख्या उत्तर भारत का बढ़ते जा रहा है और दक्षिण का कम होते जा रहा है मुकाबले। ठीक है ना? अनुपात अनुपात में जब आप देखते हैं, प्रोपोर्शन में देखते हैं। जी। 81 में भी वही हुआ, 91 में भी वही हुआ, 2001 में भी हुआ, 11 में भी वही हुआ, 21 में भी हुआ। लेकिन ये फ्रीज तो हुआ, लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि मतलब जो उत्तर भारत का विकास है वो दक्षिण के मुकाबले थोड़ा सा भी, इन रिलेटिव टर्म्स, बढ़िया हुआ।
और खराब होता रहा। मिसाल के तौर पे 1965 में यूपी में जो जहाँ पे मतलब उद्योग का जो हिस्सा था, रेट ऑफ इंडस्ट्री का जो हिस्सा था यूपी के मतलब प्रांतीय घरेलू पदार्थ में, वो और तमिलनाडु को एक ही था। अब यूपी का जो उद्योग का हिस्सा है वो 1/3 है तमिलनाडु के मुकाबले। तो बिहार तो और भी खराब है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा एक्शन नहीं हुआ उसके बारे में, बातें बहुत हो। लेकिन मेरे ख्याल से अब हिंदी आपने बोला, एक समस्या है तब हिंदी बेल्ट में, जो हिंदी भाषा में भी दिखाई देता है। ये मुझे बड़ा अजीब लगा है कि हिंदी भाषा में कल, आज और कल किसी भी संदर्भ में आप बोल सकते हैं। आप अतीत के बारे में बोल सकते हो, भविष्य के बारे में बोल सकते हो, और आज के बारे में बोल सकते हैं। कल, आज और कल एक ही। तो कल होगा, कल हुआ था, और आज के कल में हो रहा है, इसमें फर्क जो है क्योंकि शब्द में नहीं है, मेरे ख्याल से राजनीतिक लोग काफी इसका फायदा उठाते हैं और हमेशा एक कहानी बनाते हैं, कल ये होगा, परसों ये होगा, तरसों ये होगा। ये हमारे बहुत खराब आदत है भारत में। लेकिन हुआ नहीं, हुआ यही है कि भारत और भी खराब हुआ है दक्षिण के मुकाबले। जी। लेकिन जनसंख्या को हमने फ्रीज करके रखा है। अब ये कब तक करते रहेंगे? अगर हमने जो गणतंत्र में हक बनता है, उत्तर भारत की जनसंख्या जो है उसी के हिसाब से लोकसभा एवं राज्यसभा में उनकी हिस्सेदारी हमने बढ़ाई, तब यह हो जाएगा कि यूपी, बिहार और एक और उत्तर भारतीय प्रांत अगर किसी फीस पे एक साथ वोट दे तो उनका परमानेंट, सदैव के लिए बहुमत रहेगा। जो दक्षिण भारत कैसे मानेगा? तो अगर हम ये जनसंख्या के तौर से जो हक है उत्तर भारत का, उसी 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 प्रोपोर्शन में उनको राज्यसभा और लोकसभा में सीट दे दे, तो ये परिस्थिति हो जाएगा दोनों 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 घरों में, लोकसभा में भी, दोनों सभाओं में, कि यूपी और बिहार और एक और उत्तर भारतीय प्रांत, बंगाल को भी उसमें मिलाइए, अगर एक साथ एक कोई किसी भी मुद्दे पे वोट करे तो उनका परमानेंट बहुमत रहेगा। मतलब अगर किसी कोई चीज दक्षिण भारत को पसंद ना हो और तीन प्रांतों, उत्तर भारत पे तीन प्रांतों को पसंद हो, बस भाड़ में जाए बाकी भारत। तो ये समस्या तो काफी गंभीर हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो दक्षिण भारत के प्रांत है उनके मांग अलग है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति तो अच्छा है, उनके मांगे अलग हैं, उनके मतलब आशाएं अलग है, हो सकता है आशाएं अलग हो, वो ज्यादा बाहर देखने वाले हो। अ, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं कि ये समस्या हमारे सामने है, और इसका सुझाव तो कभी ना कभी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कहें कि ये हम मतलब परमानेंटली ये बोल दें कि जो भी जनसंख्या है उत्तर भारत में, उनकी जो सीटें हैं वो आज तक रहेगा, वो तो अन्याय होगा। लेकिन अगर ये बोले कि उनको उनको जनसंख्या के मुताबिक हम सीट दे दे, तो ये दक्षिण भारतीय बोलेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और ये जो परिस्थिति है, जहां आर्थिक जो शक्ति है वो कहीं और है, एक एक विभाग में किसी देश का, और जो राजनीतिक शक्ति है वो दूसरे विभाग में है, जो विभाग का आर्थिक शक्ति नहीं है। ऐसा आज के तारीख पे कोई देश नहीं है। उदाहरण के तौर पर इसको हम ऐसे भी अगर देख सकें कि ये जो मतलब आप जो कह रहे हैं उसमें हम इस तरह से देखें, थोड़ा सा ये एक राजनीतिक तौर पे अगर इसको देखा जाएगा, तो जो बहुसंख्य होंगे वो उनके पास राजनीतिक ताकत होगी, और जो आर्थिक ताकत होगी वो अल्पसंख्यक होंगे इस देश में, और उनको एक तरह से जो जिनके पास राजनीतिक ताकत होगी उनके पास वीटो कर पाएंगे वो, कि क्योंकि सारी जो भी चाह करेंगे। और दूसरा कि ये जो बहुसंख्य जो वर्ग है भारत का, जो कि हिंदी पट्टी के बारे में डॉक्टर राय बात कर रहे हैं, वो हमेशा एक तरह से सब्सिडी पर रहेंगे दक्षिण राज्यों की कमाई की, इसके बारे में लगातार राजनीति में भी बात होने लगी है। हाँ, वो उस पे मैं आता हूँ 1 मिनट में, लेकिन मैं आपको वो पहली बात खत्म कर दूं कि आज की तारीख में अगर आप यूएसए देखें, तो जो यूएसए के प्रांत है जो पिछड़े हैं, ट्रम्प वाले जो है, जैसे हमारे बीजेपी वाले हैं, वहाँ ट्रम्प वाले हैं,
हाँ, वो वहाँ जनसंख्या ज्यादा नहीं है। ये साउथ डकोटा और एरिजोना और ये जॉर्जिया और पता नहीं कौन रहता है वहाँ, मैं तो कभी नहीं गया हूँ। और असली जो एक्शन होता है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, इलिनॉय, मिशिगन, फ्रांसिस्को। कैलिफोर्निया, सियाटल, वहां पे अधिकांश जनसंख्या वही है ना। यूरोप को देखिए, ये जो छुट्टू पुट्टू मतलब पिछड़े हुए देश है, ये पोर्चुगल और ग्रीस और ये साइप्रस और ये रोमेनिया, यहाँ कोई जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या, मेन जनसंख्या है फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में और यूके में, बर्तानिया, जनसंख्या वही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए, तो जो मतलब कोस्टल जो प्रांत है वहां अधिक जनसंख्या, और अंदर जो है जो गरीब प्रांत है, ब्राजील को देखिए वैसे ही है, जापान को देखिए वैसे ही है, इंडोनेशिया को देखिए वैसे। अब इसमें एक हल आ सकता है कि क्योंकि जनसंख्या जहां है वहां आर्थिक विकास भी हुआ है, तो एक परमानेंट सब्सिडी जहां कम लोग रहते हैं वो पॉसिबल है। लेकिन एक जो माइनॉरिटी है जहां पे कम जनसंख्या वाले हो, जो मतलब जिनकी समृद्धि ज्यादा हो, वो बहुमत को कैसे सब्सिडाइज करे परमानेंट को? परमानेंट ही नहीं कर सकता है। और ये ताज्जुब की बात है कि आज तक मैं कम टू दैट आता हूं उस पे, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि दो ऐसे देश थे अ, दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो आज नहीं है, जो जहाँ पे हमारी समस्या थी, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा जहाँ थी वहां पे आर्थिक विकास कम थी, और उल्टा जहाँ पे कम जनसंख्या थी वहां अधिक। वो एक था जो होता था देश युगोस्लाविया, और दूसरा था जो होता था देश यूएसएसआर, जो अब टूट टूट कर रशिया बन गया है और यूक्रेन बन गया है, बेलारूस बन गया है। जो कम्युनिस्ट थे वो स्टालिन वाली यूएसएसआर, दोनों में ये समस्या थे और वो इसको ठीक नहीं कर पाए। लेकिन ये जो मतलब मैं कहता हूँ ना, ये बहुत सुंदर देश है। मैं ये क्या कहते हैं हिंदी में, भूल गया मैं, 13 फाइनेंस कमीशन, 13वीं वित्तीय वित्त आयोग जी। आयोग, आयोग, हाँ, 13वीं वित्तीय आयोग में काम करता था मैं। तो मैं अब हमारा काम था कि हर रात पे जाके उनसे बात करें कि भाई ये जो हम टैक्स जुड़ते हैं ना देश के, ये वो केंद्र सरकार देता है। केंद्र सरकार तकरीबन 60% रखता है, 40% राज्यों को जाता है। तो कौन से राज्य को कितना मिलना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है? अब अगर आप 5वें वित्तीय आयोग से देखें या 6ठे वित्तीय आयोग से देखें, आते जा रहा है कि उस फॉर्मूला में सबसे बड़ा जो जोर है, जो वेट है, 40 और 55% के बीच में जाता है। वो होता है, आप इनवर्स ऑफ पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, मतलब आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, पर कैपिटा जितना मतलब जितना कम आपका व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जो आय है उसको, उसके बिल्कुल ठीक उलट करके, जितनी वो ज्यादा होगी उतना कम पैसा मिलेगा आपको केंद्र से उस राज्य तो को। सबसे ज्यादा पैसा बिहार को मिलता था, उसके बाद यूपी को, हाँ। और सबसे कम पैसे जो है वो जो मतलब छोटे जनसंख्या वाले अमीर समृद्ध जो राज्य थे, जहाँ जहाँ अमीर उत्पादकता ज्यादा थी, हरियाणा उनको। हो या गोवा हो जी। या कर्नाटक हो, उनको मिलता था। और कभी मैंने ये बात 13वीं वित्त आयोग तक तो मैंने कभी कोई भी राज्य जो दक्षिणी राज्य है, ये बात नहीं सुना मैंने कि उनको ये गलत लगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये गलत है, टैक्स तो हमारे यहाँ जो आजकल सुनाई देता है, टैक्स तो हमारे प्रांतों में मिलता है तो हमें कम क्यों मिल रहा है। वो कहते थे कि नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ भी गरीब है, तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला एडजस्ट कीजिए कि महाराष्ट्र में, मेरे प्रांत में माराठवाड़ा एक जगह है, वो बहुत गरीब जगह है, तो कहते थे हमारे वहाँ भी गरीब है, तो उसका भी आप जरा ख्याल रखिए, सिर्फ हमारी जो ओवरऑल स्टेट की जो अमीरी है उसको मत देखिए। तमिलनाडु कहते थे कि हमारे 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे जो मानव विकास है वो थोड़ा सा पिछड़ा है, इस पे हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप ख्याल रखिए। ऐसे ही बोलते थे, कभी किसी ने इसकी आलोचना नहीं की कि ये जो फॉर्मूला में 30-40 साल से आया जा रहा। अब आलोचना शुरू हो चुकी है, और आलोचना तभी शुरू हुई जब सेंसस नहीं हुआ 2021 में, और अब तक नहीं हुआ है, अब शुरू हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये भी बात हो गया कि ये सेंसस के बाद हम देखेंगे कि जो जनसंख्या के मुताबिक हम राज्यों को सीटें लोकसभा में या राज्यसभा में दे या ना दे, दोनों बात, जब ये बात चढ़ी तब ये बात इस तरफ से चढ़ी। और इसीलिए मुझे बहुत मतलब मैं बेचैन और बड़ी चिंतित हूं ये देख के, क्योंकि ये पहली बार
ऐसे बातें किए जा रहे हैं पहली बार। तो हाँ, तो ये जो मतलब समस्या है, ये राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, और अब अगर इसके हल देखें तो मैं आपको सामाजिक बात बताऊं। देखिए पूरा विश्लेषण हरकारा के YouTube चैनल पर। शोर कम रोशनी ज्यादा।